नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। भिवानी जिला प्रशासन द्वारा भिवानी शहर की पहचान का सूचक घंटाघर चौक का नवनिर्माण व सौंदर्यीकरण करने पर भिवानी वासियों ने उपायुक्त आर एस ढिल्लों का तहे दिल से धन्यवाद किया है। वहीं इस बारे में बीजेपी नेता संजय दुआ ने बताया कि भिवानी वासी जब नवनिर्मित घंटाघर चौक को देखेंगे तो उन्हें स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम के भी दर्शन होंगे। इस अवसर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय दुआ से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि घंटाघर चौक के निर्माण के बाद घंटाघर चौक शहर में एक अपनी अलग ही पहचान बना रहा है। और उन्होंने कहा कि चौक के नवनिर्माण के साथ साथ घंटाघर चौक की चौड़ाई को भी चौड़ा किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने जिला प्रशासन का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि अब यहाँ से बड़े वाहनों को गुजरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं इस अवसर पर भिवानी नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष भानु प्रताप शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि घंटाघर चौक के निर्माण कार्य के बाद यहाँ पर शहर वासियों को स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा और घंटाघर चौक का बेजोड़ नमूना देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि घंटाघर चौक बनाने के बाद पंडित नेकीराम शर्मा जी की मूर्ति अब जो लोग घड़ी में समय देखेंगे उतनी ही बार पंडित नेकीराम शर्मा जी की दर्शन उन्हें होंगे। इसके साथ एक लोगों को समय का पता भी लगेगा और साथ साथ एक स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा जी के बार बार दर्शन शहरवासियों को हो पाएंगे और एक अलग ही राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा होगी। वहीं नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि घंटाघर चौक को लेकर एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था और जो पहले भी यह महत्वाकांक्षी योजना रही है। घंटाघर चौक से लेकर सराय चोपड़ा तक एक माल रोड बनाने के लिए एक विशेष योजना बनाई गई थी, जिसे अब 31 अगस्त को होने वाली हाउस की मीटिंग में रखा। आपकी जितना आप लोगों ने 1-1.5 साल पहले देखा था कि ये जितना यहाँ पे ट्रैफिक भी जाम रहता था और प्रशासन द्वारा बहुत एक अच्छा कदम किया गया है। 8 फुट 6 दीवार को पीछे किया गया है और शहर में जितना भी सुंदरीकरण का काम चल रहा है, प्रशासन की हम इस मामले में तारीफ़ करना चाहेंगे कि वो बाज़ार के प्रधानों से, बाज़ार के लोगों से संपर्क करके उनसे राय लेकर और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जिस तरह आपने देखा घंटाघर में सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है और एक घंटा लगाया गया है यहाँ पर। जिस तरह यहाँ पे चौक का नाम है घंटाघर, तो एक बहुत अच्छा लगता है, बाहर से किसी आने वाले व्यक्ति को भी अच्छा लगता है और भिवानी की आन बान शान बढ़ती है इसमें। देखिए आने वाले समय में नगर परिषद के जो चेयरमैन बने हैं भवानी प्रताप जी, उन्होंने हमारे साथ मीटिंग करके अभी भिवानी से इधर घंटाघर से लेके और सराय चोपड़ा तक इसे एक मॉल रोड का रूप देने का एक नई योजना है। तो हम उस मामले में उनकी भी तारीफ़ करना चाहेंगे कि वो लोग लगातार भिवानी में सुंदरीकरण के लिए प्रयासरत हैं और आने वाला समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम जी का चौक पर नवीनीकरण किया गया है। उपायुक्त महोदय बधाई के पात्र हैं। पुरानी गरिमा भी बरकरार रखी गई है जो घंटाघर के नाम से थी, तो उन पर घड़ी लगा दी गई है। इससे 2 बेनिफिट होंगे। एक तो जो भी घड़ी की तरफ टाइम देखेगा तो पंडित नेकीराम की तरफ उसकी नज़र जाएगी। दूसरा, जैसे ओपन में जो मूर्ति लगी होती है उसमें कबूतर बीट करते हैं और भी चीज़ होती है, उससे सुरक्षा भी मिलेगी। शासन द्वारा डीसी साहब के द्वारा आदेश के द्वारा जो नेकीराम शर्मा चौक का जो नवीकरण किया गया है वो स्वागत योग्य है। और जो मैं प्रशासन से एक बात और कहूँगा आपके माध्यम से, भाई मूर्तियाँ तो बनाई जाती है, चौक भी बना देते हैं, पर देख रेख के अभाव में वो बहुत ही जल्दी मतलब उनका ख़राब हो जाते हैं। तो प्रशासन इस ओर ध्यान दे। हमारी घंटाघर यूनियन भी अगर प्रशासन चाहेगा तो हम इसकी देखभाल हमसे। एक हमारा पुराना ये प्रोजेक्ट है घंटाघर से लेकर के सराय चोपड़े तक, जो माल रोड के नाम से हम इस प्रोजेक्ट को बनाने जा रहे हैं। और अभी 31 तारीख को जो हमारी हाउस की बैठक होगी, साधारण बैठक के अंदर से प्रस्ताव पास करके पूरे रोड को अच्छी तरह सुंदर, बहुत अच्छा यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट बनाएं जहाँ एक भिवानी के अंदर अलग सी चीज़ बनेगी। एक इसके लिए हमने सारे कार्रवाई शुरू कर दी है और बहुत जल्द हम इसको पूरा कर लेंगे। क्या होगा इस रोड पे, किस प्रकार का इसका कार्य किया जाएगा? इसका पहले हमने एक 3D मैप भी बनवाया था। इसके अंदर हम सुंदर सा, इसके पहले तो इसकी सीवरेज और इसकी बिजली की तारें हैं, इनकी अच्छी व्यवस्था करके, और अब इसके डिवाइडर हैं, अच्छे मार्बल के डिवाइडर हैं, पेड़ पौधे हैं, बीच में फाउंटेन्स हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सुंदरता बढ़ाने में और 4 चांद लगाने में बहुत अच्छी दिखेंगी। और मानता हूँ कि अपने आप में एक अनूठी चीज़ ये भिवानी के अंदर ही बनेगी, लोगों को बहुत पसंद आएगी।
हरियाणा के निर्माता व विकास पुरुष पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बंसीलाल की उनके पैतृक गांव गोलागढ़ में 96वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अमर सिंह हालवासिया, देवराज मेहता, हरि सिंह सांगवान व अनेक कार्यकर्ताओं ने गोलागढ़ पहुंचकर उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित किए कि बंसीलाल ने कभी भी क्षेत्रवाद या जातिवाद की राजनीति नहीं की। जब भी हरियाणा के निर्माण की बात की जाती है और रेतीले टीलों पर पानी और हर गांव में बिजली पहुंचाने का जिक्र होता है तो सबसे पहले बंसीलाल का नाम आता है। उन्होंने कहा कि राजनीति के धुरंधर कहे जाने वाले चौधरी बंसीलाल का जन्म 26 अगस्त 1927 में भिवानी जिले के गोलागढ़ गाँव में एक साधारण से परिवार में हुआ। देखते ही देखते वकालत कर बंसीलाल ने राजनीति में कदम रखा और मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र सरकार में रेल मंत्री व रक्षा मंत्री भी बने। 26 अगस्त 1927 को हरियाणा में एक ऐसा लाल पैदा हुआ था जिसका नाम था चौधरी बंसीलाल जी। आज उनकी 96वीं जयंती हम सब मिलकर गोलागढ़ मनाने आ रहे हैं। चौधरी बंसीलाल जी का नाम विकास के नाम से जाना जाता है। चौधरी बंसीलाल जी ने पूरा हरियाणा में बिजली और पानी 1972 में ही पूरा हरियाणा में सड़कों का जाल सारा जो काम किया था वो चौधरी बंसीलाल जी किया था। उनको विकास के नाम से जाना जाता है और विकास की मूर्ति थी। हम इसलिए उनकी आज जयंती बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आज लौह पुरुष हरियाणा निर्माता चौधरी बंसीलाल जी की जयंती है। हरियाणा निर्माता उनको ऐसे नहीं कहा गया, पूरे हरियाणा में उन्होंने बराबर विकास किया। लोग आज सपने देखते हैं, सरकारें देखती हैं कि आज लाइट पहुँचाएंगे जी, हम सड़क पहुँचाएंगे। तो यहाँ तो 1975 में ही चौधरी बंसीलाल के प्रयास से सड़क पहुँच गई थी। जूही नहर जो आज भी एक अजूबा है, अगर संसार में 7 अजूबे हैं तो अगर देखा जाए तो जूही नहर एक अजूबा है, जहाँ टीलों के अंदर सोच इंजीनियर भी नहीं सोच पा रहे थे भाई ये नहर कैसे बनाए। और आज भिवानी उन्हीं की वजह से ही खुशहाल है। भिवानी के खास तौर से उन्होंने भिवानी में तो बहुत ही विकास किया। भिवानी की हर ईंट पे उनका नाम है। स्टेशन है, हॉस्पिटल है, बस स्टैंड है, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने भिवानी के लिए, बहुत किया। आज उनकी जयंती पे हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता उनको नमन करते हैं और हम चाहते हैं इस परिवार के आदमी आगे आएँ, क्योंकि इस परिवार में उन्हीं का खून है और इस परिवार में श्रीमती किरण चौधरी और श्रुति चौधरी आगे आई हैं। भगवान उनको शक्ति दे और चौधरी बंसीलाल जी का आशीर्वाद रहे। और ये हरियाणा चौधरी बंसीलाल की आज जयंती है, इसके ऊपर हम सारे कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और श्रीमती किरण चौधरी, श्रुति चौधरी भी हमारे साथ हैं। और आज से 8-7 महीने पहले एक पेपर में न्यूज़ आई थी और गुजरात के अंदर 70% गाँव में बिजली और पानी को, मतलब हर गांव में बिजली और पानी पहुँचाई है। ये काम चौधरी बंसीलाल ने 100% 1972 के अंदर तो हरियाणा के हर गांव में बिजली, हर गांव को सड़क से जोड़ दिया था और हर गांव में पीने का पानी दे दिया था। उनका हरियाणा के निर्माता चौधरी बंसीलाल जी के जन्म दिवस पर उनके पितृत्व गांव गोलागढ़ में उनकी समाधि पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी है। और हम तो सुनते आए हैं, बहुत छोटे थे, कहते थे कि जब ये हरियाणा प्रदेश बना था, जब चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे तो इस प्रदेश में कुछ नहीं था, बालू टीले, मिट्टी, बहुत बुरा हाल, ना सड़कें, ना बिजली, ना पानी। तो कहते हैं कि चौधरी बंसीलाल ने छोटे ही समय में 2-2.5 साल के समय में पूरे हरियाणा में बिजली, पानी और सड़कों का इतना निर्माण कर दिया कि उसको चौधरी बंसीलाल के बजाय हरियाणा का निर्माता कहने लगे चौधरी बंसीलाल जी को। और कहते हैं कि यहाँ खाने के लिए अनाज भी पैदा नहीं होता था, गेहूँ जिसको बोलते हैं। तो चौधरी बंसीलाल ने पानी का इतना सिस्टम और लिफ्ट सिस्टम से पानी का यहाँ वो किया कि यहाँ गेहूँ पैदा होने लगे और लोगों को गेहूँ की रोटियाँ मिलने लगी। नहीं तो यहाँ बाजरा और जवार जूर खा के अपना गुजारा करते थे। तो हमें तो बच्चे थे, हमें सुना कि चौधरी बंसीलाल ने जो हरियाणा का किया है ना, किसी भी पूरे देश में किसी भी मुख्यमंत्री ने किया। और राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बहुत शख्सियत रहे हैं, रेल मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे और परिवहन मंत्री। तो हम आज उनके गाँव में उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित करके उनको अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर के नेतृत्व में जम्मू से शुरू की गई रथ यात्रा शुक्रवार को भिवानी पहुंची। भिवानी पहुंचने पर रथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। रथ यात्रा के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि 9 अगस्त से शुरू की गई रथ यात्रा का समापन आगामी दिनों में राजघाट दिल्ली में किया जाएगा।
इस रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य जाति के आधार पर आरक्षण न होकर आर्थिक आधार पर आरक्षण सभी जातियों का होना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की यह तीसरी रथ यात्रा है। जम्मू से चलकर पंजाब में होते हुए हरियाणा यह यात्रा पहुंची। जब इस बारे में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 9 अगस्त जम्मू के राजनीतिक भवन से यह यात्रा शुरू की गई थी और 70,000 किलोमीटर पूरी होकर यात्रा राजघाट पर समाप्त होगी। वहीं उन्होंने बताया कि हरियाणा से राजस्थान और राजस्थान से मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र होते हुए वापसी में यह पटना आगरा होते हुए एनसीआर में दाखिल होगी। वहीं किसी विशेष जाति की रथ यात्रा न होकर छत्तीस बिरादरी की यात्रा कहलाती है और राजघाट पर सभी जातियों द्वारा एक बैठक का आयोजन करते हुए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। महेंद्र सिंह तंवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। 9 अगस्त के ऐतिहासिक दिन तीसरी राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा जम्मू के राज तिलक भवन से आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करवाने के बारे, जातिगत आरक्षण को समाप्त करने के लिए और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो, गरीब को आरक्षण मिले, शुरू की गई है। जो जम्मू से पंजाब, पंजाब से हिमाचल, हिमाचल से उत्तराखंड, उत्तराखंड से हरियाणा, हरियाणा से कल ये राजस्थान चली जाएगी, राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र छिंदवाड़ा होकर, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से झारखंड, झारखंड से बिहार, पुरुलिया होते हुए आसाम, मेघालय और वापसी में पटना होते हुए अयोध्या जी, लखनऊ, कानपुर, मथुरा और एनसीआर में आके 7 अक्टूबर को इसका समापन होगा और ये पहला फेज है। इसके बाद दूसरा फेज जो है वो साउथ का होगा। इससे पहले 2 राष्ट्रव्यापी रथ यात्राएँ हमने कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से दिल्ली 2 निकाली हैं 8 महीने की, 2010 में, 2017 में और 70,000 किलोमीटर का सफर तय करके केंद्रीय सरकार ने 2017 की रथ यात्रा के बाद 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू किया है। लेकिन हमारा सतत ये मांग है, प्रयास है कि देश में जातिगत आरक्षण पूर्णतया समाप्त होना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए। और इसके 2 कारण हैं। मैं नहीं बोलता, ये सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने इंदिरा साहनी केस में ये बोला है कि वोट की राजनीति और बाहुबली जातियाँ, इनकी वजह से ये बीमारी इस देश में है और हमारा संकल्प है कि हम इसके खिलाफ पूरे देश में आवाज़ उठाएंगे और जातिगत आरक्षण को समाप्त करवाएंगे। दूसरे, इसी से जुड़ी जो हमारी मांग है वो सामाजिक समरसता। आज देश में जो नफरत का, घृणा का, कशमकश का, एक दूसरे पे कीचड़ फेंकने का जो एक माहौल चला हुआ है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की एकता और यात्रा हमारे सर्वमान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री तोमर साहब ने सब कुछ बता दिया है। हमारे इस यात्रा में सभी जातियां के लोग साथ में हैं। हमारे जो यात्रा है इसमें जाति पाति और कोई पार्टी और कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। हम सब लोग समरसता के आधार पर हम राम राज्य की कल्पना करते हैं और ये सरकार भी जो है भगवान राम के नाम पर राम राज्य की संकल्प लेकर के यह सरकार आई है। इसलिए मैं अयोध्या धाम से स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी जगत गुरु के पीठ से हम आए हुए हैं और हम यह सरकार से मांग करते हैं कि सरकार ये राम राज्य की कल्पना करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सबका शब्द लेते हैं। लेकिन यहाँ ये ऊंच नीच, गरीब अमीर, जाति पाति का ये जो विष है ये नहीं फैलाना चाहिए। सबके साथ सबका विकास, जो गरीब हैं आर्थिक आधार पर उन्हें आरक्षण दिया जाए और गरीबों को आगे उठाया जाए। इसमें सभी जाति के लोग हैं, सभी जातियों में गरीब अमीर हैं और योग्यता भी होनी चाहिए। जिसमें 90% उसमें अंक आया है उसको सर्विस नहीं मिलती है और जो 25-30% नंबर लाए हैं उनको सर्विस मिलती है। और यहाँ पर जो है SC BC का बीमारी जो पैदा हुआ है यह पैदा नहीं होनी चाहिए। राम राज्य में ऐसा नहीं था, वो सबके साथ न्याय होती थी, यहाँ तक कि जानवरों को साथ, कुत्तों के साथ भी न्याय होती थी। यहाँ
यहाँ सबके साथ में राम राज्य की सरकार है। हम अपने देश के विद्वान और बुद्धिमान कर्मठ माननीय प्रधानमंत्री जी से और हमारे देश के जो महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह तंवर, जो कि कुरुक्षेत्र से संबंधित हैं, वो अधिवक्ता के रूप में वहाँ विख्यात हैं, वो आए हुए हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष के अंदर अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा की रथ यात्रा को चला रहे हैं। इस रथ यात्रा के अंदर मैंने एक चीज़ विशेष रूप से नोट की है कि ये अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा की होते हुए 36 बिरादरी की बात उठाए हुए हैं, और ख़ास रूप से जो भी किसी समाज के अलग अलग इस तरह की सभाएं होती हैं, वो समाज विशेष के लिए ही बातें उठाती हैं, लेकिन इन्होंने सामाजिक समरसता, जो कि आज देश को बहुत ज़रूरत है, धर्म के और जाति के नाम से कितना वैमनस्य बढ़ता जा रहा है, इसको दूर करने के लिए इन लोगों ने सामाजिक समरसता का विशेष रूप से अपना एक मुद्दा बनाया है। दूसरा, जो आर्थिक क्षेत्र आधार पर आरक्षण की बात है, वो भी काफ़ी दम रखती है, क्योंकि किसी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ व्यक्ति किसी जाति विशेष का नहीं होता। मैं तो ये मानता हूँ समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर केवल 2 जातियाँ हैं, अमीर और गरीब, और गरीब की मांग उठाना हर व्यक्ति का फर्ज बनता है, हर जाति और धर्म का फर्ज बनता है। उस चीज़ को इन्होंने आज जगह जगह उठा रहे हैं। ये बड़ी सोच विचारणीय व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को सही ढंग से लागू किया जाए तो 36 बिरादरी के जो हमारे हरिजन, बैकवर्ड, सवर्ण जाति, कोई भी जातियाँ हों, सबको फायदा हो सकता है। इसके लिए इस सभा का आज यहाँ स्वागत इन 36 बिरादरी द्वारा किया गया, उसका मैं तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास रूप से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के युग में समरसता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज में जो वैमनस्य का जहर घुल रहा है उसको रोक। अध्यक्ष परमार खाप 83 हरियाणा इस आर्थिक आधार पर जो मुहिम चली हुई है उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। और आज जो सबसे बड़ी बात हुई है सभा में कि श्री बाल मुकुंदाचार्य अयोध्या में ने ये ऐलान कर दिया है कि अयोध्या में ज़मीन जो है हमारे पास वो दी जाएगी, और अयोध्या में जल्दी ही क्षत्रिय धाम बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जय हिंद। उन्होंने बहुत अच्छी मुहिम छेड़ रखी है, जो कि सभी वर्गों के लिए ये अच्छा साबित रहेगा, क्योंकि गरीब किसी भी जाति में हो सकता है, न कि राजपूत में, ब्राह्मण में, किसी में। ये तो गरीब किसी जाति में हो सकता है। सभी जातियों के लिए बहुत अच्छा मुहिम है। ये हमने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेना चाहिए, और महेंद्र सिंह तंवर का मजबूत हाथ करने चाहिए। और ये शुक्रवार को नगर परिषद उप प्रधान चुनाव के लिए लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में होने वाली पार्षदों की बैठक 50% पार्षदों की उपस्थिति का कोरम पूरा न होने के कारण उप प्रधान का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। यह जानकारी भिवानी के एसडीएम संदीप अग्रवाल ने दी। नगर परिषद चुनाव के निर्वाचन अधिकारी एसडीएम संदीप अग्रवाल ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त आरएस ढिल्लों के निर्देशानुसार नगर परिषद भिवानी के शेष बचे वार्डों के पार्षदों को शपथ दिलवाने और उप प्रधान का चुनाव करवाने बारे स्थानीय लघु सचिवालय के डीआरडीए सभागार में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1973 की धारा 15, 18 व 24 से 30 तथा हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1978 के नियम 70 से 72 बी के अंतर्गत वार्ड नंबर 11 के पार्षद करमवीर यादव, वार्ड नंबर 12 के नवनिर्वाचित पार्षद कविता यादव को शपथ दिलाई गई। बैठक के दौरान 50% पार्षदों की उपस्थिति का कोरम पूरा न होने के कारण नगर परिषद के उप प्रधान पद के लिए किए जाने वाले चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। इस अवसर पर भिवानी के विधानसभा क्षेत्र से विधायक घनश्याम सर्राफ, नगर परिषद के लेखा अधिकारी अनिल कुमार मेहता, लेखाकार रमेश कुमार, सफाई निरीक्षक विकास देसवाल सहित अन्य परिषद के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। आज पीछे जब शपथ हुई थी उस टाइम मैं बाहर गया था। आज मैंने अभी धर्मबंधुओं ने शपथ ग्रहण की है, और आज चुनाव अभी हमारा हो नहीं पा रहा। शपथ हमने ग्रहण कर ली है दोनों। जो भी कुछ वार्ड में विकास कार्यों के बचे हुए हैं वो हमारी हाउस की मीटिंग होने वाली है 31 तारीख को। उसमें हम एजेंडा रख के उनको एजेंडे पास करके जल्दी विकास कार्य काम करेंगे भिवानी शहर में अच्छा। और जो भी वार्ड 11-12 में जो भी कुछ कार्य बचे हुए हैं उनको
प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा करने का काम करेंगे। नगर परिषद भिवानी के उप प्रधान पद के लिए चुनाव आज स्पेशल मीटिंग के तहत फिक्स किया गया था, जिसमें स्पेशल मीटिंग में 2 अपने पार्षदगण जिनकी शपथ बाकी थी उनको शपथ दिलवाई गई, लेकिन उप प्रधान का पद के चुनाव की प्रक्रिया आरंभ नहीं की गई, क्योंकि जैसे कि अपने हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1973 के तहत सेक्शन 27(1) के तहत स्पेशल मीटिंग के लिए कोरम चाहिए होता है 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स, और यहाँ हमारे 31 पार्षद है और 1 प्रेसिडेंट है, तो 32 वोटर्स हैं। तो 32 में से 16 मिनिमम जो लोग चाहिए कोरम पूरा करने के लिए, मिनिमम 16 लोग चाहिए। उसी से हमारी स्पेशल मीटिंग आरंभ होती है, जिसमें हम उप प्रधान का चुनाव करवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि केवल 2 ही पार्षदगण आए हैं, कोरम पूरा नहीं होने की वजह से इस मीटिंग को स्थगित किया जाता है। व्यापारी को रोजाना आने वाली समस्याओं को लेकर नगर व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल व्यापारी कल्याण बोर्ड के जिला चेयरमैन रविंद्र बापोड़िया के नेतृत्व में जिला उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक से मिलने उनका कार्यालय पहुंचा। अपनी मुलाकात के दौरान उन्होंने शहर में वाहनों के लिए पार्किंग बनाने तथा शहर के बाजारों की व्यवस्था बनाने का आग्रह किया। इस अवसर पर व्यापारियों ने बताया कि शहर में पार्किंग स्थल नहीं होने के कारण उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं उन्होंने पुलिस अधीक्षक को बताया कि फाइनेंसर्स से उधार लिए गए पैसे समय पर न लौटाने के कारण उन्हें अनेक तरह से परेशान किया जाता है और उन पर अनावश्यक रूप से पेनल्टी भी लगाई जाती है। वहीं उपायुक्त RS ढिल्लों ने उनकी समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए शीघ्र शहर में पार्किंग स्थल बनाने का आश्वासन दिया, जिसका चेयरमैन रविंद्र बापोड़िया व अन्य भानु प्रताप इत्यादि ने धन्यवाद किया। हमारा जो हरियाणा का व्यापारी कल्याण बोर्ड है, उसके जिला भिवानी के चेयरमैन भाई रविंद्र बापोड़ा को बनाया गया है। इन्होंने पूछा था कि व्यापारियों से कोई समस्या है, तो व्यापारियों ने इनको कुछ समस्याओं का अवगत कराया। उसके संबंध में आज SP साहब से मिले थे कि शहर में जगह जगह चालान काटे जा रहे हैं और बुजुर्ग आदमी के ज़्यादातर चालान काटे जा रहे हैं, तो इसके लिए SP साहब को विस्तार से बताया गया है। और एक शहर में जो आजकल है ना, कोरोना के बाद व्यापार थोड़ा कमज़ोर होने की वजह से फाइनेंसर ज़्यादा पनप गए हैं, ब्याज भी वे ज़्यादा लेते हैं और लोगों को, दुकानदारों को परेशान करते हैं। इस बारे में भी SP साहब को अवगत कराया गया है कि व्यापारी फाइनेंसर से काफ़ी दुखी हैं, तो SP साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि अगर ऐसा कोई भी व्यापारी को परेशान करता है तो सीधे मिल सकते हैं और उन पे सख्त से सख्त। हांसी गेट पे पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो आज हमने रविंदर जी से मिलकर इनको अपने समस्याएं बताई हैं कि कोई भी गाड़ी खड़ी होती है उसको तुरंत उठा लिया जाता है, जबकि प्रशासन के पास जगह होते हुए भी प्रशासन उस पार्किंग को हमें उपलब्ध नहीं करा रहा और वो वेस्ट पड़ी है। वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने ही ताला लगाया हुआ है। तो हमने रविंदर जी से ये प्रार्थना की है कि हमारी इस समस्या का समाधान कराया जाए, ताकि वहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल सके और जो लोग अपने वाहनों से आते हैं वो पार्किंग में खड़ा करके दुकानों पर अपनी शॉपिंग कर सकें, जिससे आने जाने वालों को असुविधा का सामना भी नहीं करना पड़ेगा और हर व्यक्ति को उससे सुविधा होगी। आज कुछ साथियों ने, व्यापारी भाइयों ने कुछ समस्याएं हमारे सामने रखी थी, उसी मामले के अंदर हम SP साहब से मिले। एक तो सबसे पहले तो चौक के ऊपर चारों तरफ ही पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं और वो लोगों को परेशान भी करते हैं, जिससे व्यापारियों को भी परेशानी होती है। और दूसरा एक पार्किंग से संबंधित भी समस्या थी, कुछ फाइनेंस से संबंधित जो लोगों के ऊपर 2 रुपये से बढ़ा करके 4, 5, 10 रुपये सैकड़े तक का जो लोग ब्याज का काम करते हैं, वो लोगों को, आम लोगों को धमकाने का काम करते हैं। उन 2-3 विषय आज हमने SP साहब के सामने रखे हैं और SP साहब से पूरा आश्वासन मिला है कि जल्दी इन तीनों विषयों के ऊपर कार्रवाई होगी। अगर किसी तरह से SP साहब से कार्रवाई अगर कम रहती है तो फिर हम DC साहब से मिलेंगे, अगर इससे भी कोई बात नहीं बनती। मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के तहत धान की जगह अन्य वैकल्पिक फसलों को उगाने पर किसानों को दी जाएगी 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि। यह कहना है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक आत्माराम गोदारा का। वहीं उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक आत्माराम गोदारा ने बताया कि जिले में मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के तहत धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलें, जहां मक्का, कपास, दलहनी फसलों जैसे मूंगफली, तिल, अरंडी व चारे फसलें और सब्जियों की फसलें लगाने पर किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो किसान धान की जगह चारा उगाता है या अपने खेत को खाली रखता है, उन्हें भी यह योजना का लाभ मिलेगा। जिले में इस योजना के तहत 8,755 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। इस अनुदान का लाभ
उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जिसने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर आवेदन किया होगा। इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक निर्धारित की गई है। हाँ, वो कृषि विभाग हरियाणा ने एक स्कीम हमारी लॉन्च की हुई है, पिछले 2 साल से चल रही है, मेरा पानी मेरा विरासत स्कीम है। इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त बढ़ा दी गई है, जिसमें किसान भाइयों को बोला गया है कि आप धान की जगह धान को छोड़कर, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो काफ़ी दिन प्रतिदिन नीचा जा रहा है, तो उस पानी के लेवल को उठाने के लिए हम धान की खेती कम से कम करें। तो उसमें किसान को ये हिदायत दी गई है भी किसान भाई अगर धान को छोड़कर किसी भी दूसरी फसल को लगाएगा, जैसे आपकी पल्स में मूंग आती है, चारा हरा चारा लगाए, चाहे कॉटन लगाए, चाहे कोई भी फसल लगाए, चाहे वो खाली भी छोड़े, उसी एकड़ में अगर वो खाली छोड़ेगा या धान को छोड़कर दूसरी फसल लगाएगा तो उसका डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा वेरिफिकेशन करके और उसको 7,000 रुपये एकड़ का किसान को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, डायरेक्ट उसके खाते में डाली जाएगी। तो किसान भाई इसका फ़ायदा उठाएं। जिस किसान भाई ने पिछले साल धान लगाया हो और उस खेत में धान न लगाकर दूसरी फसल बोई हो तो उसका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर। दिनोद गेट स्थित ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर विनायक रस्तोगी ने अपने अस्पताल में पहली बार ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी करते हुए जीने की आशा छोड़ चुके झिंझर निवासी को नवजीवन देने का काम किया है। इसलिए एक चिकित्सक को भगवान के बराबर माना जाता है और वह डॉक्टर विनायक ने कर दिखाया। भिवानी में दिनोद गेट पर स्थित ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर विनायक रस्तोगी ने भिवानी में पहली बार दिमाग के ट्यूमर की सफल सर्जरी की है। विनायक रस्तोगी ने बताया कि उन्हें झिंझर निवासी पिछले कई वर्षों से ब्रेन ट्यूमर से परेशान दिखाई दे रहा था। इसको लेकर वह दिल्ली, गुड़गांव और आसपास के डॉक्टरों से संपर्क कर चुका था, लेकिन उसे डर था कि कहीं उम्र के कारण कोई उसके साथ अनहोनी न हो जाए। पेशेंट जब डॉक्टर विनायक रस्तोगी के पास आया तो उन्होंने उसे ऑपरेशन के लिए समझाया और भिवानी में पहली बार एक टेनिस बॉल के समान ब्रेन ट्यूमर की सफल सर्जरी की गई। उन्होंने बताया कि आज ग्लोबल हॉस्पिटल के द्वारा भिवानी जिले में इस प्रकार की सर्जरी पहली बार की गई है। उन्होंने कहा कि उनके हॉस्पिटल में इस प्रकार की सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु अग्रवाल, गायनेकोलॉजिस्ट, लेडीज़ डॉक्टर, ग्लोबल हॉस्पिटल नियर दिनोद गेट में कार्यरत हूँ। हमारे पास अल्ट्रासाउंड की सुविधा, मैटरनिटी वार्ड, नॉर्मल डिलीवरी व ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि 24 घंटे उपलब्ध हैं। अभी हाल ही में मैंने एक केस करा था जिसकी माँ के पहले 3 ऑपरेशन हो रखे थे, उसका चौथा भी ऑपरेशन मैंने किया और माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हालत में घर गए हुए हैं। साथ में मैंने एक और केस करा था जिसमें माँ को दौरे आ रहे थे। क्योंकि हमारे पास ICU और वेंटिलेटर की सुविधा है, इसलिए हमने वो बड़ी आसानी से केस मैनेज कर लिया। माँ और बच्चा आज की डेट में स्वस्थ हैं और अपने घर हैं। तो हमारे पास मैटरनिटी वार्ड और अल्ट्रासाउंड की 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है। आप विनायक रस्तोगी, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, ग्लोबल न्यूरो ट्रॉमा एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि दिनोद गेट के पास स्थित है। मैं ज़िले का पहला न्यूरोसर्जन हूँ और मैं सारे दिमाग से रिलेटेड और रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं उनका इलाज करता हूँ। आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैंने पहली बार भिवानी में, क्योंकि ये सुविधा बहुत कम है, मैंने एक दिमागी ट्यूमर का इलाज किया। और अगर सही शब्दों में बोले तो आसान भाषा में क्रिकेट बॉल जितना ट्यूमर था वो मैंने निकाला। मरीज काफ़ी दिनों से परेशान था और वो डरा हुआ था कि अगर वो ऑपरेशन कराएगा तो वो मर जाएगा। बट किसी तरीके से हमने उसको कन्विंस किया और वो दिल्ली, गुड़गांव, हिसार के चक्कर लगाने के बाद उसका दिल भगवान की दया से मेरे ऊपर ही ठुका। हमने भी पूरी मेहनत से, हमारी टीम ने उसको मैनेज किया और कम से कम 6 सेंटीमीटर का ट्यूमर होने के बावजूद भी हमने उसको सही तरीके से ऑपरेट किया और मरीज 24 घंटे के बाद बिल्कुल बोलने, चालने, घूमने फिरने लगा। आज मरीज और उसका परिवार बहुत खुश हैं। और आपको नाम बबीता है और मेरे हस्बैंड को काफ़ी दिनों से तकलीफ़ थी और हमने सब जगह दिखा लिया था। डॉक्टर ने हमें इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया कि हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ा। इसलिए मैं डॉक्टर साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।